1 सितंबर 1859 सुबह का टाइम है 11:18 AM। इंग्लैंड के एक टाउन में अपनी ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन। आज के दिन आसमान साफ है, बादल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। सन को ऑब्जर्व करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट दिन लग रहा है। कैरिंगटन अपनी ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप की हेल्प से सन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है, ऐसा कुछ जिसे उन्होंने पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। एक ब्राइट वाइट लाइट एकदम से सन की सरफेस पर दिखने लगती है। बहुत से सन स्पॉट्स टेलीस्कोप की प्रोजेक्टिंग स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। कैरिंगटन तुरंत इन सन स्पॉट्स को एक पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। कैरिंगटन इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट को बाकी और लोगों को दिखाने के लिए दौड़ते हैं। 2 मिनट बाद जब वो ऑब्जर्वेटरी में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सन स्पॉट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। धीरे धीरे ये वाइट सन स्पॉट्स छोटे होते जाते हैं और 11:23 AM पर ये सन स्पॉट्स दिखने के 5 मिनट के अंदर ही ये सन स्पॉट्स गायब हो जाते हैं। 1 सितंबर और 2 सितंबर की रात को लगभग पूरी अर्थ के आसमान में रेड, ग्रीन और पर्पल कलर की लाइट्स देखने को मिलती है। इन लाइट्स को ऑरोरा कहा जाता है। आसमान ऐसा लग रहा होता है कि मानो आतिशबाजी से पूरे आसमान को कलरफुल बना दिया गया हो। ये ऑरोरास इतने ब्राइट होते हैं कि लोग आधी रात में न्यूज़पेपर तक बिना किसी दिक्कत के पढ़ सकते थे। दरअसल इसके पीछे का रीज़न है सन से होने वाला कोरोनल मास इजेक्शन। जो स्पॉट्स कैरिंगटन को दिखे थे, ये स्पॉट्स कोरोनल मास इजेक्शन के फॉर्म में अर्थ के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के रीजन में एंटर करते हैं और अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर और कोरोनल मास इजेक्शन के आपस में टकराने से अर्थ पर एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाता है, जिसके कारण ये ऑरोरास पूरी अर्थ में दिखाई देते हैं। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये कोरोनल मास इजेक्शन है क्या और इस सब का इसरो के आदित्य L1 मिशन से क्या कनेक्शन है। थोड़ा रुक जाइए, आपको आगे वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की। ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बहुत पावरफुल होते हैं, इतने कि उस समय मैसेजेस सेंड करने के लिए टेलीग्राफ मशीन का यूज़ किया जाता था। ये इलेक्ट्रिकली वायर्स की हेल्प से मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। ये टेलीग्राफ सिस्टम्स जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण काम करना बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद कई टेलीग्राफ सिस्टम्स बिना बैटरीज के भी ऑरोरा के करंट से मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सकते थे। इस पूरे इवेंट को कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है। उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल मशीन्स ना के बराबर थी। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा कोरोनल मास इजेक्शन दोबारा अर्थ के मैग्नेटिक स्फीयर से कोलाइड कर जाए तो क्या होगा। जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं वो काम नहीं करेंगी, पावर आउटेज और बिजली आपके घर तक नहीं आ पाएगी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी और इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हमने की है वो सब एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इसी कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी करना है। आप सोच सकते हैं कि इस मिशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। आज के इस वीडियो में आदित्य L1 मिशन को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम प्रसून है और आप देख रहे हैं प्रसून इज हियर यूट्यूब चैनल। चांद पर भारतीयों का परचम लहराने के बाद अब सूरज की बारी है। Grand success of the moon landing, India Space Agency is gearing up for the next adventure. And this time, India is going to the sun. Next mission is Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. इस मिशन के बारे में जानने से पहले हम अपने सन के बारे में जान लेते हैं। हमारे लिए सन सबसे नियरेस्ट स्टार है। सन को आप एक हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी हुई एक हॉट ग्लोइंग बॉल के जैसे मान सकते हैं। हमारे सन की एस्टिमेटेड एज लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स की है। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और सन की एनर्जी के बिना पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सन की ग्रेविटी सोलर सिस्टम को आपस में बांध कर रखती है। सन के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतने हाई टेम्परेचर के कारण सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जिससे ही सन को पावर मिलती है। सन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। कोर के ऊपर होता है रेडिएटिव जोन, यहाँ से एनर्जी रेडिएट होती है और इसके ऊपर होता है कन्वेक्शन जोन, जहाँ से एनर्जी सरफेस तक आती है। ये वैसे ही होता है जैसे कि आप पानी बॉईल करते हैं तो जैसे बबल्स ऊपर आते हैं, ठीक वैसे ही एनर्जी सरफेस तक आती है। इसके बाद आता है फोटोस्फीयर। इसी रीजन को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन की सरफेस सॉलिड नहीं होती, तो फोटोस्फीयर को ही सन की सरफेस कहा जाता है और यही से सोलर एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है। इसके ऊपर होता है क्रोमोस्फीयर। ये एक थिक लेयर होती है जिसमें टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता जाता है। इसके ऊपर होती है सन के एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसे कोरोना कहा जाता है। नहीं, ये वो वाला कोरोना नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये सोलर कोरोना है।
सबसे कमाल की बात तो ये है कि कोरोना सन की सरफेस से इतनी दूर होने के बावजूद कोरोना लेयर का टेम्परेचर सन की सरफेस के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। कोरोना का हाई टेम्परेचर एस्ट्रोनॉमर्स के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। इतना ही नहीं, कोरोना के इतने हाई टेम्परेचर के कारण इसके पार्टिकल्स बहुत ही हाई स्पीड से सन की ग्रेविटी को पार कर जाते हैं और सोलर विंड के फॉर्म में पूरे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं। इसी कोरोना लेयर से कोरोनल मास इजेक्शन भी होता है, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। इसी कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से अर्थ पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं। अब ऐसे इवेंट जो सन के कारण अर्थ पर होते हैं उन्हें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर हमें इसका पहले ही पता लग जाए तो हम लॉस को कम तो कर ही सकते हैं। अर्थ और सन के बीच स्पेस एनवायरनमेंट में वेरिएशन के कारण ऐसे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमारी अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर के लिए वेदर वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक वैसे ही स्पेस में सन के कारण इन वेरिएशंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस को स्पेस वेदर कहा जाता है। ऐसे इवेंट्स और सन की स्टडी करने के लिए और सन के कारण होने वाले डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स की अर्ली वार्निंग देने के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर रहा है। आदित्य L1 मिशन एक सोलार मिशन है जिसमें कि एक स्पेसक्राफ्ट को सन की स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। सन और अर्थ के बीच 15 करोड़ किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अगर इसे अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस से कंपेयर करें तो पृथ्वी और चांद के बीच 3,84,400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। आदित्य L1 सन की स्टडी करने के लिए इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है। आदित्य L1 में आदित्य एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है सन, जबकि L1 का मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट 1। अब आखिर ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि टू बॉडी सिस्टम जैसे कि अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट हो जाता है। आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरह का पार्किंग स्पॉट है जिसमें स्पेसक्राफ्ट बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल का यूज़ किए आसानी से एक ही जगह पर स्टे कर सकता है। नहीं, ये स्पेसक्राफ्ट एक ही जगह पर स्टे नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ तो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो स्पेसक्राफ्ट भी कोई ना कोई ऑर्बिट में लैग्रांज पॉइंट 1 के अराउंड रोटेशन करता है। अर्थ और सन के लिए ऐसे 5 लैग्रांज पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 और L5, जिसमें हमारे लिए अभी तक सन की स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट है लैग्रांज पॉइंट 1। इसीलिए इस मिशन को अर्थ और सन के बीच इस पॉइंट पर भेजा जा रहा है। ये पॉइंट अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अर्थ और सन के बीच के एक्चुअल डिस्टेंस का सिर्फ 1% ही है और ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ और मून के बीच डिस्टेंस से 4 टाइम्स ज़्यादा दूरी पर जाएगा। ऑब्वियसली जैसे चंद्रयान 3 में स्पेसक्राफ्ट को मून की सरफेस पर लैंड कराया गया था, आदित्य L1 मिशन में इसे सन पर कोई लैंड नहीं कराया जाएगा, बल्कि ये लैग्रांज पॉइंट 1 के अराउंड एक ऑर्बिट हेलो ऑर्बिट में पीरियोडिक रोटेशन करेगा। इस हेलो ऑर्बिट में घूमने से स्पेसक्राफ्ट को ये फायदा होगा कि लिमिटेड फ्यूल के साथ भी बहुत लंबे समय तक स्पेसक्राफ्ट को यूज में लाया जा सकता है। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठ सकता है कि इस मिशन को इतने पास भेजने की क्या जरूरत है? अगर इसे भेजना ही है तो इसे अर्थ से और दूर भेजा जाए। सन को तो अर्थ की सरफेस में रहकर भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके पीछे का रीजन है अर्थ का एटमॉस्फेयर और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जो सन से आने वाली बहुत सी रेडिएशंस, एनर्जेटिक पार्टिकल्स और सन की मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ की सरफेस तक डायरेक्टली आने नहीं देती, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के बाहर से सन को स्टडी करना जरूरी है। आदित्य L1 मिशन का स्पेसक्राफ्ट अपने साथ में टोटल 7 पेलोड्स कैरी करेगा। मतलब आदित्य L1 अपने साथ जिन इंस्ट्रूमेंट्स को L1 पॉइंट तक ले जाएगा, ये पेलोड्स सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और आउटर मोस्ट लेयर कोरोना के ऑब्जर्वेशन करेंगे। इन 7 पेलोड्स में से स्टार्टिंग के 4 पेलोड डायरेक्टली सन की ओर फेस किए हुए हैं और बाकी के 3 पेलोड लैग्रांज पॉइंट 1 पर पार्टिकल्स और सन की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। आइए इन 7 पेलोड्स जो आदित्य L1 मिशन में यूज किए जाएंगे, इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला पेलोड है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC। इस मिशन का प्राइम पेलोड है। इसे कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा पेलोड है सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट। इसे अल्ट्रावायलेट इमेजिंग की हेल्प से फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की स्टडी के लिए बनाया गया है। तीसरा है SOLEXS सोलेक्स सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसके साथ ही फोर्थ पेलोड HEL1OS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। दोनों ही पेलोड सन से निकलने वाली एक्स-रे फ्लेयर्स की स्टडी करेंगे। सोलेक्स लो एनर्जी एक्स-रेज में सोलर फ्लेयर की स्टडी करेगा, जबकि HEL1OS हाई एनर्जी एक्स-रेज में सोलर फ्लेयर्स की स्टडी करेगा। फिफ्थ पेलोड है ASPEX आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसके 2 पार्ट हैं, सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर और सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर।
सिक्स्थ पेलोड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा है। ये दोनों पेलोड फिफ्थ और सिक्स्थ पेलोड सोलर विंड और एनर्जेटिक आयंस की स्टडी के साथ इनकी एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे। सातवां और लास्ट पेलोड है मैग्नेटोमीटर। इसकी हेल्प से इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड्स और इसके मैग्नीट्यूड को स्टडी किया जाएगा। इन सभी पेलोड्स को वेरियस इसरो सेंटर्स के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। अब आखिर आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट पर पहुंचेगा कैसे? L1 पॉइंट तक पहुंचने में इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी? आदित्य L1 मिशन को इसरो के PSLV C57 रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट इलिप्टिकल पाथ में अर्थ को ऑर्बिट करेगा। इसके बाद प्रोपल्शन की हेल्प से इलिप्टिकल पाथ को और बड़ा किया जाएगा। इसके बाद ये एक और प्रोपल्शन की हेल्प से स्पेसक्राफ्ट को लेग्रांजे पॉइंट 1 की ओर लॉन्च किया जाएगा। जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को पार कर जाएगा तो स्पेसक्राफ्ट का क्रूज फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसमें स्पेसक्राफ्ट कम से कम फ्यूल का यूज किए आराम से आगे बढ़ता रहेगा। इसके बाद एक और प्रोपल्शन किया जाएगा जिसकी हेल्प से इस स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने के बाद इसे L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लग जाएगा। यहीं आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद 5 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम तक सन की स्टडी कर सकता है। इस मिशन को 2008 में एडवाइजरी कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के द्वारा कंसेप्चुअलाइज किया गया था। पहले इसमें सिर्फ सोलर कोरोना की स्टडी के लिए सोचा गया था, लेकिन टाइम के साथ पेलोड भी बढ़ते चले गए और बजट भी बढ़ता चला गया। मिशन का टोटल बजट लगभग 400 करोड़ रुपीस का है। अब क्या हम सन की स्टडी करने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजने वाली पहली कंट्री है? तो इसका आंसर है नहीं। इससे पहले बहुत से सोलर मिशंस दूसरी कंट्रीज के द्वारा भी भेजे जा चुके हैं। सन की स्टडी करने के लिए सबसे पहले नासा ने 1960 से 1970 तक बहुत से पायोनियर मिशन लॉन्च किए थे। नासा द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब पहला और इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने सन के एटमॉस्फेयर को टच किया है। ये प्रोब सन के सबसे ज्यादा पास पहुंचा है। इसके अलावा ये अब तक का फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट भी है, जिसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 7 लाख किलोमीटर पर आवर की है। जरा सोच कर देखिए, इस स्पीड से आप अर्थ से मून पर सिर्फ आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा की हेल्प से सन की स्टडी के लिए यूलाइसिस मिशन और सोहो मिशन लॉन्च किए थे। इनके अलावा जापान भी 1981 से बहुत से सोलर मिशन लॉन्च कर चुका है और हाल ही में 2022 में चाइना ने भी सन की स्टडी के लिए एक सैटेलाइट एडवांस स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी सोलर लॉन्च की थी। अब सन की स्टडी के लिए इसरो ने भी आदित्य L1 के जरिए स्टार्टिंग तो कर दी है। लेग्रांजे पॉइंट 1 पर फिलहाल 4 स्पेसक्राफ्ट पहले से ही सन की स्टडी कर रहे हैं। ये हैं सोहो सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने साथ मिलकर लॉन्च किया था। एडवांस्ड कंपोजिशन एक्सप्लोरर एस, विंड और डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी DSCOVR, इन तीनों मिशंस को नासा ने लॉन्च किया था। बात करें इस मिशन से इसरो के क्या साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पहले मैंने आपको सोलर कोरोना लेयर और कोरोनल मास इजेक्शंस के बारे में बताया था, लेकिन इनके अलावा इस मिशन के और भी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, सन की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो में यूज़ किए गए सारे सोर्सेज की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आदित्य L1 के बारे में डिटेल में जानना है। वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फिलहाल अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां मैंने हिस्ट्री के सेकंड वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में बात की है।